जा रहे हैं राजगीर और सुबह के 6:30 हो रहे हैं। यहाँ से निकल के अब यहाँ से ऑटो पकड़ेंगे राजेंद्र नगर के लिए। राजेंद्र नगर से फिर राजगीर जाएंगे ट्रेन से। चलिए राजगीर पहुँच के राजेंद्र नगर से हम लोग ट्रेन पे बैठ गए हैं और ये ट्रेन खुल भी गई है और ये राजगीर के लिए ट्रेन है और ये राजगीर लगभग 10 बजे हम लोग को छोड़ देगी। तो चलिए देखते हैं राजगीर पहुंचने के बाद। हम लोग राजगीर स्टेशन आ गए हैं और अभी तुरंत हम लोग को ट्रेन छोड़ी है। चलिए हम जाते हैं हम देखने के लिए ग्लास ब्रिज और जू सफारी और तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। स्टेशन से बाहर निकल गए हैं और ऑटो ई रिक्शा जो है रिक्शा करके हम लोग यहाँ से राजगीर का पहुंच गए हैं और हम लोग का टिकट जो ऑनलाइन बुक है। आप लोग जब भी आइए तो पहले ऑनलाइन बुक कर लीजिए क्योंकि यहाँ जो फुल हो जाता है। हम लोग टिकट पहले ही एक दिन पहले ही बुक कर लिए थे। अब अंदर जा रहे हैं, चलिए देखते हैं अंदर क्या होता है। और हम लोग गेट नंबर 5 से अंदर के लिए अंदर जा रहे हैं। ये अंदर का व्यू है। और यहाँ भी टिकट आप ले सकते हैं। ऑनलाइन टिकट नहीं यहाँ से भी ले सकते हैं। हम तो ऑनलाइन ले लिए हुए थे। यहाँ चेक करने के बाद ये भाई साहब यहाँ चेक करेंगे, उसके बाद आप अंदर आइए। तो अंदर का व्यू देख लेते हैं। जू सफारी का 250 रुपया है और नेचर सफारी का यानी ग्लास ब्रिज का 300 रुपया, यानी टोटल आपको 550 का टिकट लगेगा। अगर आप जू सफारी नहीं करते हैं तो 300 का लगेगा, और जू सफारी करते हैं दोनों इंक्लूड होके आपको 500 का टिकट लगेगा। सॉरी 550 का टिकट लगेगा। तो ये रहा अंदर का व्यू। यहाँ से रिसेप्शन काउंटर है, यहाँ से आप पूछताछ कर सकते हैं या जो जिसकी जानकारी लेना ये ले सकते हैं। इसके बाद आगे इधर की ओर चलना है और यहाँ भी टिकट काउंटर है। इसके बाद यहाँ से आपको एंट्री यहाँ चेक होगा आपकी, देख सकते हैं। यहाँ चेकिंग क्लियर है। यहाँ से हम लोग चेकिंग कराने के बाद अंदर हम लोग जाएंगे। हम लोग यहाँ वेरिफिकेशन के बाद चेकिंग के बाद हम लोग इधर चल दिए। यहाँ लिखा हुआ है जू सफारी नेचर सफारी। तो चलिए हम यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है जू सफारी और नेचर सफारी के लिए यहाँ से इधर रास्ता चेक होने के बाद आप इधर आइए।
यहाँ लिखा हुआ है जूस सफारी, नेचर सफारी। इधर जाने का रास्ता, नेचर सफारी उधर है। एक काम करें, लिसन टू मी, मेरी बातों को ध्यान दें। इस माइक्रो अभी आगे से राइट लेंगे, ठीक है, आपके पास आ जाए। और ये सफारी फिनिश करने के बाद फिर यहाँ रिटर्न आते हैं तो यहाँ पे आपका म्यूजियम, बटरफ्लाई एंड ये थिएटर, एवरीथिंग्स आपके टिकट में दिए गए। आने के बाद देखना है। थिएटर का टाइम क्या है? ये टाइम ये कंटिन्यू चलती है, 10 मिनट का ये शो है, कंटिन्यू चलती रहती है। तो एक के बाद स्टार्ट होते रहती है। नालंदा के बारे में? नालंदा के बारे में नहीं, कुछ समुद्री जीवों के बारे में, कुछ पॉल्यूशन के बारे में कुछ हटकर भी दिखाया जाए, इस टाइप के क्वेश्चंस वाले। सफारी प्लाजा है, ये सफारी प्लाजा है। हम लोग अब इसमें चढ़ने वाले हैं। ये भाई साहब हम लोग को बैठाएंगे। आप दोनों एक साथ हो जाइए, आप दोनों एक साथ हो जाइए, आप दोनों एक साथ हो जाइए, हम लोग हाँ आ जाइए, एक साथ हो जाइए। और यहाँ से बस सीट मिल गया है। मैम बच्चे अभी जो हमारा सबसे पहला सफारी होगा हार्डकोर सफारी होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको हिरन नजर आएंगे जी। हमारा जो आज की जो सफारी है 191.12 हेक्टेयर से फैला हुआ है, लगभग 472 एकड़ में फैला हुआ है, जिसे 5 जोनों में डिवाइड किया गया है, 5 भागों में बांटा गया है। हार्डकोर सफारी, बेयर सफारी, लेपर्ड सफारी, टाइगर सफारी और लायन सफारी, सभी में एक एक करके हम लोग बारी बारी चलेंगे। आप लोग अपने फोन के कैमरे का फ्लैश लाइट ऑफ रखेंगे, किन्हीं का फ्लैश लाइट ऑन नहीं होना चाहिए। अगर आपके नज़दीक कोई एनिमल नजर आता है तो प्लीज़ विंडो पे नॉक नहीं करेंगे, खिड़की को नहीं खटखटाएंगे। यहाँ जो एनिमल्स देखने के चांसेस होते हैं 20-25% चांसेस है। यहाँ आपको एनिमल आपके नज़दीक भी नजर आ सकते हैं, दूर भी नजर आ सकते हैं और नहीं भी नजर आ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स पे डिपेंड करता है, हमारे लक पे डिपेंड करता है। एंट्री करने के बाद लेफ्ट राइट करके चारों तरफ देखते चलेंगे, जहाँ भी दिखाई देगा बताइएगा, बस को रोक करके वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। बस पे कुछ भी खाने का सामान अलाउड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पानी का बोतल यूज कर सकते हैं। अगर किन्हीं को वॉमिटिंग होता हो तो पहले ही बता दीजिएगा, उन्हें प्लास्टिक पॉलीबैग्स दिया जाएगा। किन्हीं को होता है वरना सिर वाले में उतार देंगे, हमेशा के लिए परमानेंट बंद हो जाएगा बोला। तो एक रायता फैलाइएगा, दूसरा भी रायता फैलाना स्टार्ट करें। चारों तरफ देखते हुए चलिए, दो तरफ हम देख रहे हैं, दो तरफ देखो। ये सभी स्पॉटेड डियर है, जिसके से रिटर्न में छापा नजर आएगा। स्पॉटेड डियर होंगे जिसे हिंदी में चीतल रंग कहा जाता है, जिसका वर्णन रामायण में स्वर्ण के नाम से किया गया। हिरन में जिसका सिंग होता है वो मेल होता है, जिसका सिंग नहीं होता है वो फीमेल होती है। जंगल एरिया था, सांबर नहीं, हाँ सांबर में हिरन प्रजाति में सबसे बड़ा पाया जाने वाला है। आपके राइट साइड में जो पेड़ के पास में सर हमको भिजवा दीजिए ना, किलो मांग लेते हैं। सांबर ये कौन सी है? आपके राइट साइड में नजर आ रहा है हल्का रेड टाइप में, वो बार्किंग डियर है, जिसे हिंदी में काकड़ी रन कहा जाता है। नेचर का सोलिटरी होता है, ज़्यादातर अकेला रहना पसंद करता है। अगर उसे कोई खतरा महसूस हो तो झाड़ियों में छिपे की मात्रा बढ़, तो इसीलिए जो सफारी बनाने से जंगल की कटाई भी रुक रही है, जंगल भी बन गया है, एनिमल्स का संरक्षण, 3 बेनिफिट्स। इसको पहले जो नेशनल जो एरिया था जंगल, इसको पार्क नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है।
किस नाम से? किस नाम से? नेशनल पार्क। गूगल पे सर्च मारिएगा मैप में, नेशनल पार्क का पूरा जो जंगल है नेशनल पार्क के अंदर। वैसे इसको अपने लीग बिहार के नाम से जाना जाता है। किरण यहाँ पहले से पाया है। पर्सनल हॉस्पिटल है, पर्सनल डॉक्टर अवेलेबल है यहाँ। फैमिली के अकॉर्डिंग वगैरह किया जाता है, फैमिली के अकॉर्डिंग को खाना प्रोवाइड किया जाता है। देखिएगा इनकी बाउंड्रीज के ऊपर में आपको वायर लगा हुआ नजर आएगा। बेयर सफारी का जो भालू सफारी का बाउंड्री है उसमें वायर लगा हुआ नजर आएगा और उसमें सोलर पावर दिया गया है। क्योंकि बेयर जो होते हैं, भालू जो होते हैं, पेड़ों पे चढ़ना अच्छी तरह जानते हैं। पेड़ों पे चढ़ना जानते हैं तो कहीं भी चढ़ के बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ये कोशिश भी करेंगे तो इनको नॉर्मली झटका लगेगा, ये अंदर ही रह जाएगा। यहाँ जो बेयर है, स्लॉथ बेयर है, जिन्हें आप पालसी वाले होते हैं, फिर आमद मदारी भालू बोल सकते हैं या इन्हें रीच भी बोला जाता है। एंट्री करने के बाद लेफ्ट हैंड करके चार तरफ देखते चलेंगे। ब्राउन बेयर, पोलर बेयर, हम जानते हैं। लेपर्ड जो होते हैं अपनी लाइफ का 50% टाइम जो है पेड़ों पर बिताते हैं, छिप करके रहना ज़्यादातर पसंद करते हैं। चतुर चालाक फुर्तीले बहुत ज़्यादा होते हैं, इतने से तैराक होते हैं पानी में क्रोकोडाइल मगरमच्छ का शिकार आसानी से कर लेते हैं और हमेशा पीछे से अटैक करते हैं। तो पीछे वाले थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि पीछे का गेट कभी कभी खुल जाता है। कभी कभी खुलता है, कभी कभी खुलता है, देखते रहिएगा। हम वहाँ पर आते तो वहाँ से तुरंत आकर रखते हैं। इन्हें हम साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं और गोस्ट ऑफ द जंगल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ फिलहाल बाहर में 3 लेपर्ड को छोड़ा गया है, जिसमें से 2 मॉनिटर हैं जो कि इंसानों का शिकार कर चुके हैं। पश्चिमी चंपारण के बेतिया गांव से रेस्क्यू करके लाया गया, जहाँ 3 बच्चों को मार चुके हैं। बाकी 3 केस के अंदर हैं, एक माँ है, 2 बच्चे हैं। देखिए चांसेस रहेगा कि बच्चे अगर लक हुआ तो वो भी दिख सकते हैं। अकेला रहना पसंद करते हैं। इस कारण से 5 होने के बावजूद एक दिन में एक टाइगर को ही इस एरिया में छोड़ा जाता है, रिलीज किया जाता है। क्योंकि अगर 5 को एक साथ छोड़ा जाएगा तो आपस में एक दूसरे को ये लोग खत्म कर सकते हैं, मार सकते हैं। क्योंकि इनके अकॉर्डिंग एरिया बहुत छोटा है। एक मेल टाइगर जो होता है करीब 30 से 35 किलोमीटर स्क्वायर का एक एरिया मार्क करता है, अपना टेरिटरी बनाता है, इलाका बनाता है। तो उसके हिसाब से छोटा एरिया है, इसी कारण से सबको अल्टरनेट करके छोड़ा जाता है, एक दिन में एक को ही छोड़ा जाता है। तो आज हम लोग को फीमेल टाइग्रिस दिखेगी, फीमेल को छोड़ा गया, ऑरेंज कलर की है, जिसका नाम देवी है। हाँ नाम और हम लोग को देवी दर्शन होगा, इसी कारण से इनका नाम जो इनको फीड करवाते हैं, इनका मेन्यू बना करके नाम पर सारा उनके नाम सामने नाम लिख कर जिस नाम पे ये लोग देख सकते हैं। के जंगल में इनकी संख्या का पता लगाया जाता है, काउंटिंग की जाती है।
यहाँ पे सबसे खतरनाक टाइगर आप देखिए, सबसे खतरनाक टाइगर अर्जुन नाम का मेल टाइगर। इनका एज पता किया था, जो नाक इनका लाल वाला नजर आ रहा है, ये बूढ़ा होने लगे ना, ये नाक काला होता है। कभी भी अपनी फैमिली को अपने साथ रखना पसंद नहीं करता है। जब फीमेल अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो मेल टाइगर से बहुत ज़्यादा दूरी बना करके अपने एरिया को करीब 20 से 25 किलोमीटर में एरिया मार्क करती है। पेड़ों पे पंजे मार करके यूरिन के थ्रू ये लोग अपना टेरिटरी मार्क करते हैं टाइगर से बहुत ज़्यादा दूरी बना करके। जब बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे भी होते हैं जो अपनी माँ के साथ 1 से 1.5 साल तक ही साथ में रहते हैं। या तो माँ बच्चे को छोड़ के चली जाएगी सब कुछ सिखाने के बाद, अपना अटैकिंग मोड या फिर शिकार करने के लिए सिखाने के, ये सब सिखाने के बाद बच्चे को छोड़ करके चली जाएगी, या तो फिर बच्चे अपनी माँ से दूर हो जाते हैं। ये लोग अपना अपना टेरिटरी मार्क करने लगते हैं, इलाका बनाने लगते हैं। और ये क्या कहते हैं, कभी कभी ये लोग आपस में भी झगड़ा कर लेते हैं। माँ बच्चे को मारना स्टार्ट करेगी और फिर माँ बच्चे को मारना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि माँ का कैपेसिटी ज़्यादा होता है। इस कारण से बच्चे भी माँ को मारना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों कभी भी ये लोग साथ में नहीं रहते। और मेल टाइगर जो होता है बच्चे को ढूंढ करके मारने का काम करता है। इन्हें लगता है कहीं हमारे बच्चे बड़े होकर के हमारा इलाका ना छीन ले। इसी कारण से फीमेल बच्चे को बहुत ज़्यादा दूरी बना कर लेके चली जाती है। इनका मीटिंग सीजन होता है, तभी मेल और फीमेल एक साथ रहना पसंद करते हैं। इनका मीटिंग सीजन जो होता है नवंबर दिसंबर में होता है, तभी मेल और फीमेल एक साथ रहना पसंद करते हैं। उसमें से मेल पे डिपेंड करता है कि अपनी फीमेल को अपने साथ रखेगा या फिर नहीं रखेगा। मेल की मर्जी नहीं हो तो फीमेल को वो मार सकता है। और ये लोग अपने एक दूसरे को कॉलिंग देते हैं, आवाज़ देते हैं, तभी मेल और फीमेल एक साथ होते हैं। यहाँ इनके अकॉर्डिंग यहाँ इनको रिलीज किया था मेल और फीमेल इनके सीजन के अकॉर्डिंग। मीटिंग सीजन पर कितने बार ये लोग 110 दिन 5 से 10 दिन के अंदर में लोग बच्चे को जन्म दे रजिस्ट्रेशन पीरियड जो होता है अगर 110 दिन लाइन का भी होता है और टाइगर का भी। हाँ, ऐसा तो मेनली रूप से बुक में देखिएगा तो यही बताया जाएगा, लेकिन इनका जो मीटिंग सीजन होता है थ्रू आउट ऑफ द ईयर होता है। जब ठंडा का मौसम होता है तभी ये लोग मीट करते हैं। ऐसे माना गया है कि नवंबर दिसंबर लेपर्ड होता है 3 महीने में अपने बच्चे को जन्म दे सकता है। थ्रू आउट ऑफ द ईयर साल में करीब प्रजनन कर सकता है। लाइन सफारी, अभी हम लोग लाइन सफारी में एंट्री करने जा रहे हैं, शेर वाले में जा रहे हैं। यहाँ जो लाइन है एस्थेटिक लाइन है। लाइन 2 टाइप के होते हैं, एस्थेटिक और एक अफ्रीकन लाइन होते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया में सभी एस्थेटिक लाइन ही पाए जाते हैं, जो कि ज़्यादातर गुजरात के गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। यहाँ जो लाइन है इन्हें भी गुजरात के गिर फॉरेस्ट से लाया गया है, जिनकी संख्या टोटल 5 है, 3 फीमेल 2 मेल है। ये लोग ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद करते हैं, सोशल एनिमल होते हैं। तो इसी कारण से 5 को एक साथ खुले में ग्रुप में छोड़ा गया है। और यही मेन रीज़न है कि इन्हें जंगल का राजा कहा जाता है। ये अपनी फैमिली को भी अपने साथ रखना पसंद करते हैं, फैमिलियर होता है। और ये क्या कहते हैं, जब इनको अगर भूख लगता है तभी ये शिकार करते हैं, वरना ये शिकार जल्दी नहीं करते। और शिकार अच्छा लाइन और लाइनस में शिकार कौन सबसे ज़्यादा करता है, शेर और शेरनी में? शेरनी। शेर क्या करता है? शेर आराम करता है, बस आराम करता है। अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है और अपने इलाके को बढ़ाने के बारे में सोचता है। रानी और नौकरानी दोनों का काम शेरनी करती है। शिकार जरूर रानी करती है, लेकिन जब शिकार करती है तो सबसे पहले अपने राजा के पास ले जाती है। राजा खाएगा, बच्चे खाएंगे, बाद में बच्चा कुछ शेरनियाँ खाती है। और पानी जब बना ली आ गया शेर उठ गया। आ जाओ शेर आओ। ये कितने साल का है? आओ विशाल जैसे एडल्ट नहीं हुआ है अभी। जो मेल है 4.5 साल से 5 साल के बीच में है, फीमेल अभी 3.5 साल। अच्छा शेर नहीं गया। हाँ। इसी गाड़ी से गए थे। चलिए अब हम लोग अब नेचर सफारी के लिए अंदर जा रहे हैं। यहाँ लगता है टिकट चेक होने के बाद आपको याद रहे जिस प्रूफ से आप टिकट बुक करते हैं वो प्रूफ आपको लेकर आना हो कि वो प्रूफ से वेरीफाई होता है। मैंने आधार कार्ड से बुक किया था तो आधार कार्ड यहाँ वेरीफाई हुआ, उसके बाद हम लोग बस में जा रहे हैं।
हम लोग बस में बैठ गए हैं और बस चलती है। गाड़ी में छोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं, हाँ नेचर सफारी का मजा लेते हैं, अभी नहीं। आपको भी दिखाते हैं। हम लोग यहाँ आ गए हैं ग्लास ब्रिज देखने के लिए। अब यहाँ से एंट्री करेंगे। ये गाड़ी हमको यहाँ लगे छोड़ दी है, तो यहाँ से एंट्री हम लोग करने वाले हैं। यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है, यहाँ से हम लोग अंदर आने जा रहे हैं। दोस्तों आइए, आप सभी का स्वागत है ग्लास ब्रिज पे चढ़ने के लिए। और चलिए ऊपर चढ़ रहे हैं, सीढ़ी है। अगर आप सामान यहाँ जमा कर सकते हैं। हाँ, आपको टांग पहनने के लिए, जिससे आपका टांग गर्म न हो। ये बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग अभी बैठ गए हैं, लाइन में लगे हैं। ये चप्पल उतारने के लिए बोला जाएगा। चप्पल उतार के आप यहाँ इसको मिलेगा, तो यहाँ पहन के अंदर चले जाइएगा। अभी टिकट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद अब अंदर आना है। ये हम लोग अंदर जा रहे हैं। एक बार में सिर्फ 12 लोग को ही जाने का अलाउ है, जिससे कि आप लोग यहाँ भी खुलना पड़ता है। ये देखिए गिलास ब्रिज शुरू हो गया है। ये गिलास ब्रिज है, ये गिलास का ही सीढ़ी है। और हम लोग ऊपर जा रहे हैं चढ़ने के लिए। रहा गिलास ब्रिज, जिसके लिए हम लोग इतना दूर से आए हैं। वाकई में ये बहुत ही खूबसूरत है। वाकई में यहाँ से पहाड़ का नज़ारा कुछ अलग ही। और ये खुदरा मना है, चेक कर लो भोरी तुम्हारा से 5 बजे। ये देख लीजिए, ये पूरा बाढ़ के इलाका देख लीजिए। ये गिलास ब्रिज के ऊपर हम लोग हैं अभी। वो झूला किधर पड़ता है? वही झूला है, हाँ यही ना है वो हैं बाहर। जो बैग जमा किए हैं, बैग यहाँ मैं ले लेता हूँ अपना बैग। यहाँ बैग में जमा किया था मैं, बैग कॉटन टोकन ये मेरे पास है। ये लेने के बाद हम अपना जूता यहाँ पहन लेंगे, जो जूता खोले थे। अब हम लोग ग्लास ब्रिज से आने के बाद हम लोग जा रहे हैं सस्पेंशन ब्रिज पे। और ये रहा सस्पेंशन ब्रिज। हाँ गाइस, आइए आप लोग सस्पेंशन में आ सकते हैं चलने के लिए। और सस्पेंशन ब्रिज, वो रहा सस्पेंशन ब्रिज। वहाँ से हम लोग को राइट टर्न लेना है। ये सस्पेंशन ब्रिज पे आ गए हैं और हम लोग अब अंदर जा रहे हैं।
नेचर कैंप में यहाँ पे फायरिंग का भी ऑप्शन है, फायरिंग को करने का भी है। ये नेचर कैंप राजगीर, यहाँ में टिकट काउंटर, यहाँ टिकट अलग लेना पड़ेगा फायरिंग आर्ट के लिए। राइफल शूटिंग है और एक आर्चरी है, तीरंदाजी, साइकिलिंग, राइफल शूटिंग, आर्चरी, ये 3 है। क्या चार्ज है? साइकिलिंग का 100 रुपया है जी। राइफल शूटिंग का 50 रुपया है, आर्चरी का 100 रुपया है। आर्चरी का मतलब? तीरंदाजी वो तीर धनुष वाले। हाँ। राइफलिंग कहाँ पे है? आगे टिकट यहाँ से लेना होगा, बाकी एक्टिविटी अंदर में हो रहा है। पानी में एकदम सीधे एकदम नीचे फिर उसमें जाके उसके ऊपर से उतारिए, ठीक है? उतारिए एक दो रोज तक मुझे समझ में आ गया मरेगा तो बचाने के लिए है। गुलशरा क्या हुआ? सेफ्टी बेल्ट हम लोग को पहना दिया गया है और हम लोग वहाँ सेफ्टी बेल्ट पहने और ऊपर हम लोग जा रहे हैं। ऊपर वहाँ चढ़ेंगे, वहाँ से फिर वहाँ जाना पड़ेगा, फिर वहाँ जाने के बाद फिर वहाँ से बैक वहाँ फिर आना पड़ेगा जहाँ से हम लोग सेफ्टी बेल्ट पहने हैं। तो चलिए अभी हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, काफ़ी दूर है, पहाड़ पे ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। देख सकते हैं कितना ऊपर है और बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। ये पहाड़ों के बीचों बीच में आप देख लीजिए, पूरा पहाड़ों के बीच में है। वहाँ से हम लोग सेफ्टी बेल्ट पहने थे। बहुत ऊंचाई पे हम लोग आ गए हैं। देख लीजिए सड़क कहाँ है और हम लोग सड़क से बहुत ऊपर हैं, अभी बहुत ऊपर हम लोग आ चुके हैं। और यहाँ से देख लीजिए जो रोड हम लोग जिससे आए थे अभी इतना बहुत नीचे है, क्या पता हमको अनुमान क्या लगाए। और जब पहाड़ देख सकते हैं तो ये हम समझिए पहाड़ और ज़मीन सड़क के बीच में है। ये वापस बस पे जा रहे हैं बैठने के लिए। देख लीजिए अब यहाँ बस लगी हुई है। अब हम लोग वहाँ बस पे बैठेंगे और फिर हम लोग को जहाँ से बैठे थे बस पे वहाँ जाकर हम लोग को छोड़ दिया जाएगा। यहाँ से अब निकलने वाले जहाँ से बैठे थे, अब ये बस हम लोग को अब वहाँ जहाँ से बैठे तो वहाँ हम लोग को छोड़ देगी। अब जब बाहर निकलने देख लीजिए बहुत भीड़ है, काफ़ी भीड़ है। तो हम लोग बाहर निकलने वाले हैं। ये लोग भी वेटिंग लिस्ट में भी है, ये लोग जितने सब वेटिंग लिस्ट में हैं, जो गए हैं वो आएंगे, फिर इन लोगों को जाने दिया जाएगा। लोग बाहर निकल रहे हैं।
हमें जितना कोशिश हुआ हमने आपको दिखाया। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और हम लोग आ गए हैं वापस। ये थिएटर है। अब हम लोग अंदर आने के बाद ये रहा थिएटर। हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए। आप जानते हैं कि आप दिन भर में औसतन करीब 22,000 बार सांस लेते हैं। कभी गिना नहीं ना। और क्या ये भी कि आपकी अगली सांस के लिए जरूरी ऑक्सीजन का मिलना इस बात पर निर्भर है कि आपसे मीलों दूर किसी समुद्र में एक बड़ी सी शार्क मछली एक छोटी सी मछली को खा पाएगी या नहीं। क्यों, यकीन नहीं होता ना? चलिए कोई नहीं, आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जो आपसे हजारों मील दूर होकर भी आपके अस्तित्व का आधार है। ये महासागर है, मीलों दूर तक फैला हमारे जीवन का केंद्र, जिसका पानी हर देश की सीमा से परे है। हमें सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन का 50 से 80% इन्हीं समुद्रों के पानी से आता है। ये भी कह सकते हैं कि ये सागर एक विशाल संयुक्त परिवार की तरह है, जिसमें ये सभी जीव एक ही घर में रहते हैं, जैसे मछलियाँ, मोलस्क, डॉल्फिन, सील, वॉलरस, क्रस्टेशियन, बैक्टीरिया, समुद्री एनीमोनी और हाँ, ब्लू व्हेल भी, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। और जंतु ही नहीं, इन समुद्रों में पौधों की भी लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं। इन विशाल समंदरों का पानी हमारी पृथ्वी का लगभग 3/4 हिस्सा है। इस धरती पर 5 बड़े महासागर हैं: आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद, प्रशांत और दक्षिणी महासागर। ये सागर इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनका तापमान और लहरें दुनिया के हर हिस्से के मौसम पर असर डालते हैं, चाहे वो मौसम कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। हमारी ही तरह पानी के नीचे पनपता हर जीवन सूरज की रोशनी पर निर्भर है। जी हाँ जनाब, सिर्फ ये जंतु, मछलियाँ, पेड़ पौधे ही नहीं, बल्कि बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव भी सूरज से ऊर्जा पाकर खिलखिला उठते हैं। ये देखो मिस्टर ऊदबिलाव, कितने मजे ले रहा है। देखा इसे, अपने चेहरे की पोजीशन ऐसे बदल रहा है जैसे किसी स्पा में स्टीम ले रहा हो। और वो चली मैडम व्हेल इठलाते हुए सनबाथ लेने। और ये जोकर मछली यानी क्लाउन फिश, ये तो गाना भी गाती है भाई, बिना किसी सुरताल के। हाँ, ये राग समुद्री जानती है और कोई खतरा महसूस होने पर ये कभी गुर्राती है और कभी चहकती है। क्लाउन फिश है ना। और ये डॉल्फिन हमारे स्मार्टफोन से भी ज्यादा स्मार्ट है। ये अपनी आवाज का इस्तेमाल सोनार की तरह करके एकदम सही दिशा में तैरती और एक दूसरे को संदेश भेजती है। जी हाँ, ईमेल या व्हाट्सएप से भी तेज। मूंगा चट्टानें यानी कोरल रीफ दुनिया की सबसे विविध इकोसिस्टम्स में से है। इन चट्टानों को अक्सर समुद्र के वर्षावन कहा गया है। आई, समुद्र में वर्षा, अजीब बात है ना। अरे दरअसल इनका नाम इनके आसपास बसे इन जीवों की विविधता के कारण पड़ा है। इनमें से कुछ मूंगे गर्म उथले समुद्र में, तो कुछ ठंडी अंधेरी गहराइयों में रहकर हमारे इकोसिस्टम के संतुलन को बनाए रखते हैं। पौधे हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और पानी में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। इस नीले पानी में मौजूद कई पौधों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है फाइटोप्लैंक्टन, जो पूरी दुनिया की ऑक्सीजन की जरूरत का लगभग 50% बनाकर हमारा अस्तित्व बनाए रखता है। इन समुद्रों में पहुंचने वाली सूरज की रोशनी की मात्रा के हिसाब से उन्हें 3 क्षेत्रों या परतों में बांटा गया है। सतह के सबसे नजदीक वाली परत को यूफोटिक जोन या सनलाइट जोन कहा जाता है। जाहिर है कि यहाँ सूरज की सबसे ज्यादा रोशनी पहुंचती है और 90% समुद्री जीवन इसी परत में मौजूद है। अगली गहरी परत को डिस्पोटिक जोन या ट्वाइलाइट जोन कहा जाता है। इस परत तक सूरज की सिर्फ 1% रोशनी पहुंचती है, जो पौधों के जिंदा रहने के लिए काफी नहीं है। तीसरी और सबसे गहरी परत एफोटिक जोन या
मिडनाइट जोन है। यहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती। ये परत पूरी तरह से अंधेरी और ठंडी होती है, बिल्कुल किसी हॉरर मूवी के सीन जैसी। ये कई जगह पर इतनी गहरी होती है कि यहाँ आसानी से माउंट एवरेस्ट जैसे ऊंचे पहाड़ भी समा सकते हैं। और इसकी सबसे गहरी जगह है प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच। महाद्वीपीय तटों के साथ लगे उथले समुद्री इलाकों तक पहुंचना आसान है, लेकिन ये समुद्र का सिर्फ 10% है। समुद्र की गहराई जितनी बढ़ती जाती है, उतने ही वहां के हैरत अंगेज जीव जिन तक पहुंचना मुश्किल होता जाता है। ये समुद्री जीव पहले तो अपनी खूबसूरती से आपको छलते हैं और फिर अचानक एक खतरनाक रूप ले लेते हैं, जिनसे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और ये क्या, अचानक ये रोशनी कहां से आई? ओहो, ये तो जेलीफिश का झुंड है, जिनकी रोशनी एकदम डिस्को लाइट की तरह लगती है। वाह, ये हुई ना बात। अब सभी बड़ी छोटी मछलियां इन चमचमाती डिस्को लाइट को देखकर पार्टी करने आएंगी। और फिर यही रोशनी उन्हें बेरहमी से दबोचकर उनका शिकार करके अंधेरे में वापस गायब हो जाएगी। लेकिन सभी शिकारियों को छलावे से लुभाना नहीं पड़ता। सबसे घातक शिकारियों में से है शार्क, जैसे ग्रेट व्हाइट और टाइगर शार्क। शार्क आमतौर पर सूरज ढलने के बाद अंधेरे में शिकार पे निकलती है, समुद्री जीवों का यमराज बनकर। आज तक शार्क की 500 से ज्यादा प्रजातियों का पता चल चुका है। ये हर तरह के खुले महासागरों में, मूंगे की चट्टानों में, आर्कटिक की बर्फ के नीचे और समुद्र की अंधेरी गहराइयों में पाई जाती है। और ये है समुद्री घोड़ा, जो तबड़क तबड़क नहीं, छप 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 करता है, यानी दौड़ता नहीं, तैरता है। हमने इन समुद्रों के बारे में बहुत कुछ जाना है, पर अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। ये सागर गहरे और विशाल, ठंडे और अंधेरे में डूबे होते हैं। इन गहराइयों में पनपने वाली 17,000 से अधिक प्रजातियां मानो किसी कल्पना से कम नहीं। किसी खूबसूरत एंजल की तरह दिखने वाले जीवों के साथ साथ न जाने और क्या क्या देखने को मिले। इन विशाल सागरों के इकोसिस्टम इनके बाहर तक फैले हैं। खारे पानी की खाड़ियां, समुद्रों, समुद्र तटों और नमकीन दलदली इलाकों तक। मानव जाति दशकों से प्लास्टिक, जहरीले रसायन, तेल और ऐसी कई चीजों को पानी में बहाकर समुद्रों को नुकसान पहुंचा रही है। कई समुद्री जीवों या मछलियों की दर्दनाक मौत और उनकी इस तड़प का जिम्मेदार हमारी मानव जाति ही है। पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिक पैमाने पर सामने आए खतरों में से एक बड़ा जलवायु परिवर्तन है, जिससे महासागर गर्म हो रहे हैं और ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता और ऑक्सीजन की कमी के कारण इन समुद्रों का अम्लीकरण हो रहा है। सागरों के इस तरह गर्म होने से पानी का स्तर बढ़ गया है और बर्फ की चादर पिघल रही है। इस विनाशकारी बदलाव के परिणाम स्वरूप समुद्री जीवन खत्म हो रहा है और पूरे इकोसिस्टम के लिए ऐसे खतरनाक हालात हम ही पैदा कर रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हम आज अपने निजी जीवन से प्लास्टिक को हटाने जैसा छोटा कदम उठा सकते हैं, या फिर हम बड़े स्तर पर सख्त नियम बनाकर उन्हें लागू करें, जिससे समुद्री संसाधनों का दोहन और प्रदूषण कम हो। याद रखिए, बात हमारे अस्तित्व की है, तो बदलाव की शुरुआत भी हमें ही करनी होगी।
यहाँ है वहाँ सही। यहाँ टिकट का प्राइस लिखा हुआ है, कौन कहाँ पे कितना टिकट लगेगा, और ऑनलाइन किस वेबसाइट पे आप बुक कर सकते हैं। आप यहाँ से भी बुक कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि जब भी आए तो आप ऑनलाइन ही बुक करा गया है। हम लोग अब जा रहे हैं। मैं आपसे कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में बताइएगा कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा और कौन सा पार्ट आप आगे घूमना चाहते हैं। हम लोग यहाँ से निकल गए हैं और हम लोग अब यहाँ से ऑटो पकड़ेंगे, फिर हम लोग स्टेशन पे चले जाएंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।